नमस्कार, स्वागत है आपका हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज इस कार्यक्रम में हम डीप डाइव करेंगे बिहार की जातीय गणना के आंकड़ों का INDIA गठबंधन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस गठबंधन के बीच सभी लोग आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हो, ये बात सच नहीं है। क्या INDIA में अब जातीय संग्राम छिड़ने वाला है? ये हमारे आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने के साथ साथ आंकड़े जारी भी कर दिए हैं। बिहार की जातीय गणना के आंकड़े मोटे तौर पर यह इशारा करते हैं कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 55 से 60% के आसपास हो सकती है। कुछ राज्यों में ज्यादा तो कुछ राज्यों में कम भी होगी। ऐसे में जातीय गणना कराकर अपनी सियासत देश में चमकाने का एक बेहतरीन मौका नीतीश कुमार को मिला है, जो खुद एक ओबीसी हैं। जाहिर तौर पर वो राष्ट्रीय नेता बनने का उनका जो सपना था वो इस मुद्दे के जरिए पूरा हो सकता है। इंडिया अलायंस की कई पार्टियां 2024 के चुनावों के मद्देनजर जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं, लेकिन आपको याद दिलाएं, मुंबई की तीसरी बैठक में ममता दीदी ने इसको मुद्दा बनाए जाने को, इस ओबीसी सेंसस को 2024 के लिए मुद्दा बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी और वो मीटिंग के बाद प्रेस से बात किए बगैर वापस कोलकाता लौट गई थी, ऐसा बताया जाता है। यानी आबादी के आंकड़े बाहर आने के बाद इंडिया में अंदरूनी खींचतान अब क्या और बढ़ेगी? क्या नीतीश कुमार के इस कदम को सियासी पैंतरा मानती है ममता दीदी? क्यों ममता को ओबीसी की जनगणना पर आपत्ति है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आज के शो में, जो वो लोग हैं जो पोस्टर हैं, जो चुनाव में जाकर सर्वे करते हैं, ज़मीन पर लोगों से मिलते हैं, उनकी बात जानेंगे। मेरे साथ तीन खास लोग जुड़ेंगे बारी बारी से। प्रदीप गुप्ता, जो कि एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख जुड़ेंगे, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल, जो बंगाल से आते हैं और बंगाल की राजनीति को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका भी स्वागत है। बहुत से लोग दरअसल कल से कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी की कमंडल राजनीति का जवाब मंडल राजनीति से विपक्षी गठबंधन दे रहा है, और बीजेपी ने इस वजह से बीजेपी के लिए मुसीबत भी खड़ी हो गई है। इन जानकारों ने यह भी कहा कि 2014 और 2019 के चुनावों में तमाम हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर लिया गया था और तभी उसे बम्पर बहुमत मिला। 1999 से 2019 यानी 20 सालों में हुए 5 आम चुनावों को देखेंगे तो आप देखते हैं कि ओबीसी ने कैसे वोट किया। बीजेपी को जो 1999 में 23% ओबीसी वोट मिला था, वो 2019 के आते आते बढ़कर 44% हो गया, और जो कांग्रेस को 24% वोट मिला था, वो घटकर 15% रह गया। यानी आप समझ सकते हैं कि ओबीसी यानी बीजेपी, जो ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी, वो ओबीसी के बीच भी अब पैठ बना चुकी है। उसी ओबीसी को अब काट के तौर पर इस ओबीसी सेंसस को देखा जा रहा है। मेरा पहला सवाल हमने आज प्रदीप गुप्ता साहब से मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की क्या वापसी हो रही है देश में? क्या बीजेपी को 2024 के चुनावों में नुकसान होगा? आज तक इतिहास ये गवाह है भारत का, कम से कम, कि जिसने भी आरक्षण जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को छुआ है वो चुनाव हारा है। अगला जो भी चुनाव था, जिस वजह से, जिस मंशा के साथ उन्होंने जातिगत आरक्षण की बात करी थी, वो आज तक हारा है। उसके मैं उदाहरण दूंगा। 1990 में वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को, जो है वो आयोग की सिफारिश को लागू किया। उसके बाद देखिए आपकी 1991 में चुनाव, पहले तो सरकार गिर गई वीपी सिंह की, उसके बाद 91 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद दोबारा कभी नेशनल परिप्रेक्ष्य में नहीं आ पाया। उसके बाद आप रिसेंट पास्ट में देखें, वेस्ट बंगाल में जो एक मतुआ समाज है, जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में विस्थापित हुए थे, उनको कुछ स्टेटस देने की कोशिश की बीजेपी ने। आपने देखा कि बीजेपी हारी चुनाव। उसके बाद आप आइए हिमाचल प्रदेश के अभी के चुनाव, रिसेंट पास्ट के चुनाव देखिए, पिछले साल ही हुए वो चुनाव 2022 में। वहां पर हेटी समाज को स्टेटस दिया गया, आदिवासी का, वहां पर भी बीजेपी हारी। उसके बाद आ जाइए आप अभी के इसी साल के कर्नाटक का चुनाव मई में जो हुए, उसमें बीजेपी राज्य सरकार ने मुसलमानों का वो निकाल के वोकालिगा और लिंगायत समाज को 2-2% आरक्षण देने की बात करी, वहां पर भी बीजेपी की हार हुई। तो ये इतिहास बताता है कि जब जब किसी ने भी, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति ने
आरक्षण जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच किया है, उसकी हार हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रदीप जी से कि ओबीसी सेंसस की बात आप कह रहे हैं कि जो आरक्षण की बात करता है उसको चुनाव में नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी सेंसस की विरोधी रही, वो भी आज उसके फेवर में बोल रही है बीजेपी को घेरने के लिए। नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखा दिया। अब इस कदम के बाद क्या नीतीश कुमार का स्टेटस इंडिया अलायंस में बढ़ेगा? क्या वो अब सबसे बड़े और कद्दावर नेता है, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या तो देश भर में है? देखिए, कद का जहां तक सवाल है, दो विषय है। एक है कि इंडिया गठबंधन के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर, तो हाँ, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर कांग्रेस से बड़ा तो उनका कद नहीं हो सकता कभी। देखिए, जब भी आप इंडिया की बात करेंगे तो आप पाएंगे सिरमौर की भूमिका में वो हमेशा कांग्रेस ही रहे। हाँ, यदि कांग्रेस ये कह दे कि हमें सब कुछ मंजूर है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर एक बात अलग है। उसकी उसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, क्योंकि यही प्रयास जो है प्रशांत किशोर ने किया था, यदि आपको याद हो। कांग्रेस के जो वो नीति निर्माण की कोशिश कर रहे थे, और की भी उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने विषय को भी रखा कि कांग्रेस को अब ऐसे चलाना चाहिए, इसमें ऐसे 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 होगा। तो कांग्रेस पार्टी का ये रिकॉर्ड है कि वो इतनी पुरानी पार्टी है कि वो किसी भी एक्सटर्नल व्यक्ति को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि कांग्रेस से बड़ा नीतीश कुमार का कद इंडिया के अंदर तो नहीं होगा, सीटों के भी लिहाज से और पूरे देश में प्रेजेंस के भी हिसाब से। प्रदीप जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कास्ट सेंसस को लेकर एनडीए की भी तमाम पार्टियां, खासकर बिहार की पार्टियां कास्ट सेंसस की बात कर रही हैं। बीजेपी की जो बिहार की यूनिट है वो भी बात कर रही है। सेंट्रल लीडरशिप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देखेंगे तब हम जिक्र करेंगे। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है, क्योंकि आपका संस्था देश भर में काम करती है। क्या बीजेपी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? क्या बीजेपी कास्ट सेंसस कराने की विपक्ष की मांग को मानकर उनका उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो छीनेगी? पिछले लोकसभा में 67% वोट पड़े हिंदुस्तान के अंदर। उस 67 का 80% जो है ना, वो रूरल और पुअर को बिलोंग करता है। देखिए, 70% तो रूरल है इंडिया में, यानी कि 6 लाख गांव, और 30% शहरी है, अर्बन है, जो कि 6,500 सिटीज एंड टाउन, 6,500 रिप्रेजेंट और कंट्रीब्यूट 30%। तो उसमें से जो वोट पड़े, 80% लोगों का जीवन जो है सरकार के ऊपर निर्भर है। उनका जीवन, रोजमर्रा का जीवन सरकार के ऊपर निर्भर है। तो वो जब सरकार को चुनते हैं तो बड़े सोच समझ के साथ सुनते हैं, बड़ी समझदारी से चुनते हैं, और उसमें इस जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है। हम मीडिया में या कहीं पर भी कितनी बात कर ले, ये बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो हमारा जीवन जो है ना, रोजमर्रा की व्यवस्थाएं और वो हो जाए, तो उसके बाद कोई धर्म की बात करे। हाँ, जाति का इतना जरूर फर्क पड़ता है कि यदि कोई हमारे जाति के बीच का आदमी यदि चुनाव में खड़ा है या सामने है, क्योंकि जाति का मतलब क्या है कि वो हमारे संस्कृति को, हमारे आचार व्यवहार विचार, जरूरतों को, आकांक्षाओं को वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जो हमारे में खड़ा है, तो क्यों ना हम उसको वोट कर दें। तो इससे अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा है कि आप जनता को, जनता जब आपको चुनती है तो ये बड़े उम्मीद के साथ चुनती है, और उसको ये पता है कि हमारी इसको, इस सरकार जिसको हम चुनने जा रहे हैं, उससे क्या क्या मिलने वाला है। और वो जब नहीं मिलता है डिलीवरी के तौर पे, गवर्नेंस के तौर पे, तो वो उसको बदल देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप आपने, और शायद इसीलिए इस चर्चा को दिलचस्प भी आपने बना दिया। मैं यशवंत देशमुख से भी कुछ जान लेता हूं। यशवंत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आप भी सर्वे करते हैं, आप लोगों ने भी ग्राउंड की चीज़ें हासिल कर, आंकड़े आपके पास होंगे। क्या ओबीसी सेंसस का जो कार्ड इंडिया गठबंधन ने खेला है, बीजेपी के पास इसका कोई तोड़ है? बीजेपी जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी, अक्सर हम लोग अपनी बातचीत में कहते हैं यशवंत की ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, आज वो ओबीसी की पार्टी इसलिए भी हो गई है कि उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब बीजेपी क्या करेगी, क्या है बीजेपी का तोड़? देखिए, भाजपा क्यों स्टैंड नहीं ले पा रही है, ये तो भाजपा के रणनीतिकार जाने। हो सकता है कि उनकी जो एक नैरेटिव है, जिसे एक अम्ब्रेला हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर
वो चाहते हैं कि हिंदू एक वोटिंग ब्लॉक की तरह से वोट करें, बजाय इसके कि अपनी जाति को देखकर वोट करें। जबकि उसको बाकी सारे विपक्षी दल उसे कम्युनल वोटिंग का एंगल मानते हैं, उस अम्ब्रेला पॉलिटिक्स को। और वो मानते हैं कि इस कम्युनल वोटिंग की काट जो है वो जातिगत वोटिंग से उसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने तरीके के फलसफे हैं। जो बात समझ में आने लायक है, या ये कहें कि जिसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल कई बार लोगों को हो जाता है, वो ये कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले, वो दरअसल वो 2098, 96 और 2004 वाली भाजपा के वोट नहीं थे। जब तक कि भाजपा को एक अपर मिडिल क्लास, एक अपर कास्ट पार्टी माना जाता था। 2014 और 2019 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव तो ये आया है कि देश में बहुसंख्यक दलित और ओबीसी मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, जिसके कारण उनको एक स्वीपिंग मैंडेट एक के बाद एक 2 बार मिला। ऐसे में अब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या भाजपा को दोबारा नुकसान पहुंचाएगी? क्या वो वोट दोबारा छिटक के जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पोलस्टर हैं आप लोग, जो जानता हूँ, इसीलिए आप लोग खुलकर नहीं बोलेंगे। कोई पंडित होता तो शायद बता भी देता किस करवट उठ बैठेगा। लेकिन जयंतो दा मेरे साथ हैं। जयंतो दा, बंगाल पे आपके पास आना चाहूँगा। ममता बनर्जी ने शायद विरोध किया, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी ओबीसी सेंसस की मांग को लेकर, जो इंडिया अलायंस में एक राय बन रही थी। क्यों ममता दीदी को आपत्ति है? पहली बात तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टीएमसी ने ऑफिशियली स्टैंड अभी तक ऑन रिकॉर्ड डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और ममता बनर्जी फॉरेन ट्रिप में थी और अभी अभिषेक बनर्जी के प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा है। अभी ममता बनर्जी अभिषेक कलकत्ता जाने के बाद एक मीटिंग कॉल किए हैं, जहां ये जो रिजर्वेशन मतलब नीतीश जी ने जो अनाउंस कर दिए हैं, इसके बाद क्या रुख होगा उसमें ऑफिशियली फैसला लेगा। लेकिन जो सोर्सेस का कहना है, जो मुझे जो जानकारी मिला है, कि ममता जी इसीलिए नाराज है। 2-3 रीजन है। नंबर 1 तो ये है कि ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि चुनाव के अभी तो कुछ महीने बचा है, अभी इस समय ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए इंडिया का, मतलब INDI का, क्योंकि अभी जो इवन जो कमिटी, कोऑर्डिनेशन कमिटी जो बना है, उसमें ममता बनर्जी का कहना है ये सीट शेयरिंग कमिटी होना चाहिए। बेसिकली टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कितने स्टेट में 1:1 हो रहा है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमको इंडिया करने से कोई मतलब नहीं है, कोई रैली वैली करने से कोई मतलब नहीं है। उसमें मोदी जी का ज्यादा फायदा हो जाता है कि इतने लोग मिल के हम लोग मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि पश्चिम बंगाल में हम 42 सीट है, 18 सीट बीजेपी को 2019 में मिल गया था, उसमें कॉन्सेंट्रेट करे। तो ये जो ओबीसी वाला इशू, एक तो कारण ये है। दूसरी कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो डायनामिक्स है इसे कंप्लीटली डिफरेंट। आपको पता नहीं है, पश्चिम बंगाल में कुछ ब्राह्मण एक सेक्शन है, ब्राह्मण समाज है, वो अभी कह रहे हैं कि हम लोग तो माइनॉरिटी बन गए हैं। अगर ओबीसी मेजोरिटी है तो ब्राह्मण का अभी तो कोटा का डिमांड करना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट है जहां ब्राह्मण भी माइनॉरिटी है। अच्छा, धर्म के साथ क्रिश्चियन ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी, किसमें, अच्छा उसमें सब स्ट्राटा, कोटा, सब कोटा, ईबीसी, ओबीसी, इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू। ये जो चुनाव के पहले इसके जो वोट बैंक लेबोरेटरी के जगह आपको इसके अगर ठीक से इंप्लीमेंट करना है तो इसमें चुनाव के बाद कॉन्सेंसस करके ठीक से देश के हित में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ टीएमसी। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस, शरद पवार क्या मतलब एक साथ जुट के क्या महाराष्ट्र के बारे में सुन रहा था कि वो लोग मारा, लेकिन अभी इस समय इंडिया कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड है। इस इशू में नीतीश जी का क्या, मैं तो प्रदीप जी के साथ सहमत हूं कि जब भी चुनाव होता है और ये रिजर्वेशन उल्टा पड़ जाता है, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है। और देखिए सुमित, एक मैं अंत कर, मतलब समाप्त कर रहा हूं जी, जल्दी से बोल रहा हूं कि नीतीश जी ये करने वाले हैं, ये बीजेपी को भी पता है। और बीजेपी इज नॉट ए एंटी ओबीसी पार्टी नाउ, क्योंकि वो बंगारू लक्ष्मण पार्टी प्रेसिडेंट जब से बना है कंसिस्टेंटली, और मोदी जी 2014 के बाद और आगे ले गए इनको। तो वो नैरेटिव, हिंदुत्व नैरेटिव के ओबीसी रखना चाहते हैं। दादा थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको फिर से बुला के इत्मीनान से आपसे बात करूंगा। टीवी की कुछ बाध्यताएं होती हैं, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयंतो दा। कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी को लेकर इंडिया अलायंस में भी सब कुछ ठीक रहेगा,
ये ज़रूरी नहीं है। इन तीनों महानुभावों से बात करने के बाद ये चीज़ निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं हम भारत के लोग, और मेरे साथ आप जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे साथ में, इस तस्वीर में जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं, और आज उन्होंने किसी भी एक आम भारतीय की तरह ऑटो रिक्शा की सवारी की है। जहां हम भारत के लोग कभी कभी ऐसे अजूबे करते हैं कि साधारण सी चीज़ भी बड़ी सी खबर बन जाती है। ये वीडियो वायरल है, श्रद्धा कपूर मुंबई में ऑटो का सफ़र करती हुई।